हाय फ्रेंड्स, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 3 लर्निंग एंड टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के विभिन्न स्तर। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण अधिगम स्तर। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। सामान्यतः उद्देश्य विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन करना होता है। शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम यानी कि लर्निंग अर्जित करने के लिए विभिन्न शिक्षण क्रियाओं को संपूर्ण या पूरा किया जाता है। इन शिक्षण क्रियाओं के चयन का आधार कुछ शैक्षिक उद्देश्यों को माना जाता है, जिन्हें पहले से निर्धारित कर लिया जाता है। यह हम कह सकते हैं कि शिक्षण का कोई एक उद्देश्य नहीं होता, बल्कि अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है। हर स्कूल के विभिन्न स्तर होते हैं। प्रत्येक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पाठ्यवस्तु का शिक्षण किया जाता है तथा हर स्तर का पाठ्यक्रम भी अलग होता है। साफ शब्दों में कहें तो शिक्षण प्रक्रिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें हमारे कुछ टीचिंग एम्स होते हैं, और इन टीचिंग एम्स का जो वजह है वो है हमारी छात्रों में के व्यवहार में परिवर्तन करना, यानी कि जो हम चाहते हैं बच्चों को सिखाना वो हम सिखा पाएँ। और इन शिक्षण क्रियाओं का जो हम चुनाव करते हैं वो पहले ही हम कुछ शैक्षिक उद्देश्य, कुछ अपने टीचिंग एम्स का निर्धारण कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग बच्चों के स्तर को, कक्षा के स्तर को, उनकी आयु के स्तर पर ही पाठ्यवस्तु का चयन और पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग इसका निर्धारण किया जाता है। हर स्तर पर विभिन्न शिक्षण क्रियाओं द्वारा भिन्न भिन्न शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 3 प्रमुख स्तरों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जो कि है पहला स्मृति स्तर, बोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर। अब जो स्मृति स्तर है वो सबसे पहले लेवल का है, दूसरे नंबर पे है बोध स्तर और तीसरे नंबर पर है चिंतन स्तर। यहाँ पर आप एक डायग्राम की मदद से इसको समझ सकते हैं। जो स्मृति स्तर है वो थॉटलेस है, यानी कि विचारहीन है, और जो बोध स्तर है वो थॉटफुल है, यानी कि उसमें विचारों का प्रयोग होता है। और जो चिंतन स्तर है वो अति विचार युक्त, यानी कि मोस्ट थॉटफुल है। यहाँ पर विचारों का बहुत अधिक प्रयोग होता है। अब आप इसे विस्तार से समझिए। स्मृति स्तर। वस्तुतः स्मृति एक मानसिक योग्यता है, ये एक मेंटल एबिलिटी है जो सभी प्राणियों में होती है। इस स्तर पर शिक्षण व अधिगम सबसे निम्न कोटि या श्रेणी का माना जाता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के सामने तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों, नियमों के रूप में जो ज्ञान दिया जाता है उसे वे केवल रटते हैं और रटकर अपनी स्मृति में संचित करने का प्रयास करते हैं। अतः इस स्तर पर ज्ञान स्थायी नहीं होता, क्योंकि विद्यार्थी इस रटे हुए ज्ञान के शब्दों, वाक्यों, सूत्रों आदि को सिर्फ रटते हैं, उसका वास्तविक अर्थ को नहीं जानते। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका प्रधान रहती है तथा विद्यार्थियों की भूमिका गौण होती है। वे केवल वही क्रियाएं करते हैं जिन्हें करने के लिए शिक्षक उन्हें निर्देश देते हैं। इस शिक्षण की आंशिक व क्षणिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सा विद्यार्थी कितनी जल्दी सूत्रों, सिद्धांतों, तथ्यों आदि को रटकर अपनी स्मृति में, अपनी मेमोरी में स्टोर रख पाता है। अब यहाँ पर स्मृति का क्या अर्थ है? जब बालक व्यक्ति जीवन में किसी नए पदार्थ, प्राणी, व्यक्ति, स्थान आदि को देखता है या सुनता है, तब उसके मस्तिष्क में उस वस्तु से संबंधित एक चित्र बिंब या ध्वनि बिंब, दोनों प्रकार के बिंब, जब किसी वस्तु को देखने के साथ साथ उसके नाम को भी सुनता है, अपने दिमाग में अंकित कर लेता है। और जब कभी वह पुनः उस वस्तु को देखता है या उसके बारे में सुनता है, तो वह उन चित्र बिंबों, यानी कि जो इमेजेस या फिर ध्वनि बिंबों या जो साउंड की इमेजेस की सहायता से उससे संबंधित ज्ञान को, जो कि उसे पहले भी पता था, उसको याद कर लेता है। इस प्रकार किसी देखी, सुनी या सीखी हुई वस्तु, बात, सूचना आदि को याद करना ही स्मृति कहलाती है। कुछ विद्वानों द्वारा यहाँ पर दी गई परिभाषाएं हैं, जैसे कि मैकडूगल की परिभाषा है, स्मृति का तात्पर्य भूतकालीन घटनाओं के अनुभव की कल्पना को एवं पहचान से है, जो कि अपने ही भूतकालीन अनुभव होते हैं, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस। वुडवर्थ सीखे हुए अनुभवों का सीधा उपयोग ही स्मृति है। अब स्मृति की कुल 4 अवस्थाएं हैं, जिनमें पहली है अधिगम यानी कि लर्निंग, दूसरी है धारण करना यानी कि रिटेंशन, तीसरी है प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल, और चौथी है पहचान यानी कि रिकॉग्निशन। अधिगम और लर्निंग ये हमारी पहली अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति किसी सूचना, जानकारी, तथ्य आदि को पढ़कर, देखकर, सुनकर सीखता है। सीखने का ये काम हमेशा हमारे चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड द्वारा ही होता है।
इस अवस्था में जीवन के जितने भी अनुभव हैं वे मानवीय संस्कारों के रूप में हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं या छप जाते हैं। दूसरा है हमारा धारण करना यानी कि रिटेंशन। अधिगम द्वारा सीखी गई बात को जो व्यक्ति जितनी अधिक सामग्री को जितनी अधिक समय तक धारण कर सकता है उसकी स्मृति उतनी ही श्रेष्ठ कहलाती है। जैसे धारण करने की शक्ति मस्तिष्क स्वास्थ्य, रुचि, चिंतन आदि पर निर्भर करती है। प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल। अब धारण की गई वस्तु को पुनः स्मरण करना अर्थात सीखी गई वस्तु को भविष्य में अपने काम में लाने की क्षमता को ही प्रत्यास्मरण कहते हैं। चौथी है हमारी पहचान यानी कि रिकॉग्निशन। इसमें स्मृति का पुनः स्मरण करना ही पहचान है। किसी सीखी धारण की हुई बात, जानकारी या वस्तु को देखकर व्यक्ति उसे पहचान लेता है और उससे संबंधित सारी सूचनाएं उसके चेतन मन में लौट आती हैं, तब उसे पहचान करना कहा जाता है। अब स्मृति का वर्गीकरण भी हम समझ लेते हैं। एक होती है तत्कालीन स्मृति यानी कि इमीडिएट मेमोरी और दूसरी है स्थायी स्मृति यानी कि परमानेंट मेमोरी। इसमें तत्कालीन स्मृति से अभिप्राय है तत्कालीन स्मृति वह प्रकार है जो निश्चित समय तक स्थायी रहता है। एग्जाम्पल, जब हम कुछ रटते हैं तो वह तत्कालीन स्मृति के अंतर्गत आता है। दूसरा है स्थायी स्मृति। स्थायी स्मृति में जो हम समझकर सीखते हैं वह अधिक समय तक रहती है तथा उसको आसानी से प्रत्यास्मरण भी यानी कि दोबारा जब हम याद करें तो हमें तुरंत याद आ जाए भी कर सकते हैं। अब अच्छी स्मृति की कुछ विशेषताएं होती हैं। शीघ्रता व सुगमता यानी कि जल्दी और आसानी से अधिगम की क्षमता यानी कि सीखने की क्षमता। स्थायी धारणा यानी कि जो हमारी रिटेंशन है वो स्थायी है, हमने जो सीख लिया है वो ज्ञान अब स्थायी हो चुका है। शीघ्र प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल, अगर हम उस सीखे हुए ज्ञान को रिटेंशन जिस ज्ञान की हमने की थी उसको हम शीघ्र ही रिकॉल भी कर लेते हैं, जल्दी से हमें याद भी आ जाता है, तो भी वो अच्छी स्मृति की पहचान है। चौथी है हमारी शीघ्र पहचान। जैसे ही हमने किसी सीखी हुई वस्तु व्यक्ति को देखा तो हमें तुरंत याद आ जाएगा कि यही वो चीज़ है जिसके बारे में मैंने सीखा था। पांचवा है व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग। हमने जो भी चीज़ सीखी है उसका अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज़ कर सकें। अनावश्यक व अनुपयोगी सूचना, अनुभव आदि का विस्मरण यानी कि जो भी चीज़ हमारे लिए अब उपयोगी या अनावश्यक है उसको भूल जाना। ये बहुत ज़रूरी है हमारे मेमोरी को अच्छे से बनाए रखने के लिए, वरना अगर हम सारी चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा, जो उसका कार्य पद्धति है वो थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। अब स्मृति स्तर के शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ये हम पढ़ते हैं। इस स्तर के शिक्षण में जो शिक्षक है उसको प्रधान महत्व दिया जाता है, अर्थात यह शिक्षण शिक्षक केंद्रित होता है। इसमें विद्यार्थियों का गौण स्थान होता है यानी कि सेकेंडरी स्थान होता है। इसमें विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती, यानी कि विद्यार्थी अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। जो टीचर उनको करने को कहेगा, जो भी उनको इंस्ट्रक्शन देगा, उनको वहीं काम करना होता है, तो वो चुपचाप वहीं काम करते हैं, उनको ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दी जाती। इस शिक्षण में प्राय शिक्षक व विद्यार्थी के बीच अंतक्रिया भी नहीं होती। बस शिक्षक कह देता है ये मैंने लिख दिया है, ये आपको उतार लो अपनी नोटबुक में और इसी को आपको लर्न करना है। इसमें विद्यार्थियों की सूचना, जानकारी, तथ्य आदि रटने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब रटने से मतलब है जैसे कि मान लो आपको जब भी टेबल्स लर्न कराए गए थे या आपको वर्णमाला या आपको अल्फ़ाबेट्स लर्न कराए गए थे तो वो रटने के माध्यम से ही कराए गए थे। तो इसमें जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों को रटने के लिए प्रेरित करता है कि ये चीज़ें आपको रटनी हैं। इसमें अभिप्रेरणा का अनुभव होता है, इसमें अभिप्रेरणा का अभाव होता है, यानी कि इसमें मोटिवेशन नहीं होती, उसकी कमी होती है। इस प्रकार के शिक्षण में बुद्धि का महत्व नहीं होता क्योंकि वो अपनी बुद्धि का तो प्रयोग ही नहीं करती। ये चीज़ कैसे हुई, कैसे कर सकते हैं इसे, इन सब के बारे में वो बच्चा कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ जो उसे बताया गया उसको रटता है, तो इसमें बुद्धि का महत्व नहीं है। इस प्रकार का शिक्षण केवल ज्ञानात्मक पक्ष तक सीमित रहता है, यानी कि शिक्षक का केवल उद्देश्य ज्ञान देना है, बच्चे का काम केवल ज्ञान को ग्रहण करना है, बस। इसमें विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन पारंपरिक ढंग से ही किया जाता है, यानी कि विद्यार्थियों ने जो सीखा है, एक तरह से कहें जो रटा है, उसको पेन पेपर टेस्ट के थ्रू टेस्ट लिया जाता है और उसी के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है।
यह स्तर बोध स्तर व चिंतन स्तर के शिक्षण को आधार प्रदान करता है। यानी कि अगर कुछ चीज़ें हमने नहीं रटी हैं, अगर हमने अपनी स्मृति में उनको नहीं बिठाया है, तो बोध स्तर व चिंतन स्तर तक पहुंचने के लिए हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो स्मृति स्तर है, ये उन दोनों चिंतन स्तरों के लिए आधार यानी कि नींव का काम करता है। स्मृति शिक्षण का प्रतिमान यानी कि मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। इस प्रतिमान का प्रवर्तक प्रसिद्ध शिक्षाविद हर्बर्ट को माना जाता है। इसके प्रमुख सोपान हैं। पहला है उद्देश्य यानी कि फोकस, दूसरा है संरचना यानी कि सिंटेक्स, तीसरा है सामाजिक प्रणाली यानी कि सोशल सिस्टम और चौथा है मूल्यांकन प्रणाली यानी कि सपोर्ट सिस्टम। पहला है उद्देश्य यानी कि फोकस। स्मृति स्तर में रटने की प्रवृत्ति पर विशेष बल दिया जाता है। अतः इस दृष्टि से इस स्तर के शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। छात्रों के मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करना, छात्रों को तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सीखे हुए ज्ञान को प्रत्यास्मरण यानी कि याद कराना, याद किए हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण तथा उन्हें पुनः प्रस्तुत करना। यानी कि इसमें सिर्फ मानसिक पक्ष यानी कि जो ज्ञान दिया जाता है, उस तथ्यों या सूत्रों संबंधी ज्ञान जो भी दिया गया है उसको याद करने पर बल दिया जाता है और याद करके दोबारा सुनाने पर बल दिया जाता है। तो इसमें उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है। दूसरा है संरचना। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान संरचना को 5 भागों में बांटा है, जिसे हर्बर्ट की पंचपदी भी कहा जाता है, जो कि इस प्रकार है। तैयारी और उद्देश्य कथन यानी कि प्रिपरेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ एम्स। हर्बर्ट ने इसे शिक्षण विधि का प्रथम पद माना है। तैयारी या प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान के आधार पर अध्यापक किसी कविता, चित्र आदि के द्वारा प्रश्न करता है और ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि छात्रों में उत्सुकता पैदा की जा सके। इस पद में विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान देने के लिए उनके पूर्व ज्ञान की जाँच की जाती है। यानी कि नए ज्ञान देने से पहले उनका जो प्रीवियस नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड उसके बारे में जो अध्यापक है वो पता करता है। इसके दूसरा इसी प्रस्तावना के बाद का दूसरा पद है उद्देश्य कथन। यहाँ पर जो विद्यार्थियों को जो टीचर है वो टॉपिक के बारे में बता देता है और उसे श्याम पट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिख भी देता है। अच्छा, प्रस्तावना का जो अंतिम प्रश्न है वो हमेशा समस्यात्मक या नकारात्मक होना चाहिए। यानी कि जो टीचर ने जितने सारे प्रश्न पूछे हैं, जो आखिरी प्रश्न हो उसका बच्चों को सही या साफ तौर पर उत्तर नहीं पता होता। प्रस्तावना हेतु प्रश्न पढ़ाए जाने वाले पाठ की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले होने चाहिए। यानी कि प्रस्तावना में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो जो पाठ पढ़ाया जाना है उसका बेस तैयार करने वाले होने चाहिए। और जो ये लास्ट प्रश्न है जिसका उत्तर बच्चों को नहीं पता था, उसी का उत्तर अब आगे जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें दिया जाएगा। दूसरा है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। यह संरचना का दूसरा पद है। इस पद के अंतर्गत विद्यार्थियों के सहयोग से मूल पाठ का विकास किया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों के प्रश्नों द्वारा अधिकांश बातें उन्हीं से निकलवाने की कोशिश करता है। पाठ उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पाठ को खंडों या भागों या टुकड़ों में बांटना चाहिए। तीसरा है तुलना व संबंध यानी कि कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। यह संरचना का तीसरा पद है। इसमें संचित ज्ञान की नवीन ज्ञान से तुलना करना ताकि बालक की विषय वस्तु पर पकड़ बन सके। ज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करके पढ़ाना चाहिए, जैसे संज्ञा के साथ ही सर्वनाम को पढ़ाया जा सके। इस पद का उद्देश्य यह है कि सैद्धांतिक ज्ञान के अतिरिक्त व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके, यानी कि बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके। चौथा है नियमीकरण या सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। मूल पाठ को पढ़ाने व समझाने के बाद विद्यार्थियों को कुछ सोचने समझने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि संचित ज्ञान के आधार पर सामान्य बातों को समझकर वह उनका सामान्यीकरण कर सके। संचित ज्ञान को प्रस्तुत पाठ से तुलना कर विद्यार्थी सामान्य सिद्धांतों के आधार पर निष्कर्ष भी निकालता है। निष्कर्षों के आधार पर नियम बनाए जाते हैं और नियमों का प्रयोग या याद करके ज्ञान को स्थायी हो जाता है। इसका आखिरी पद है अभ्यास यानी कि एप्लीकेशन। यह इस विधि का अंतिम पद है। नवीन ज्ञान से निर्मित सिद्धांत बनाकर विद्यार्थियों से उनका प्रयोग भी कराया जाता है। विद्यार्थी को कक्षा कार्य, गृह कार्य लिखित रूप में करके लाने को कहा जाता है ताकि नवीन ज्ञान का अभ्यास व प्रयोग करके उस ज्ञान को स्थायी रूप से अर्जित कर सके। इसके अंतर्गत शिक्षक यह देखता है कि विद्यार्थी अर्जित किया हुआ नवीन ज्ञान परिस्थितियों में प्रयोग करने योग्य है या नहीं। इसकी पुष्टि वह प्रश्न पूछकर पुनरावृत्ति के रूप में भी करता है। अब इसका तीसरा पद है सामाजिक प्रणाली यानी कि सोशल सिस्टम।
शिक्षण प्रक्रिया एक सामाजिक प्रणाली है जिसके दो मुख्य सदस्य होते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। जैसे कि बताया गया है कि स्मृति स्तर के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका या प्रकृति तानाशाही और अधिकारपूर्ण यानी कि डोमिनेटिंग होती है। शिक्षक इसमें अधिक सक्रिय तथा विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है। यह विद्यार्थी के व्यवहार में पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत शिक्षक के मुख्य कार्य हैं विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान करना, पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों की क्रियाओं को नियंत्रित करना। स्मृति स्तर में शिक्षक का स्थान ही मुख्य एवं आदर्श रूप होता है, विद्यार्थी केवल उसका अनुसरण करते हैं। चौथा है मूल्यांकन प्रणाली यानी कि सपोर्ट सिस्टम। इस स्तर में मूल्यांकन प्रणाली भी रटने पर ही केंद्रित है। इस स्तर के शिक्षण में प्राय लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी वस्तुनिष्ठ व निबंधात्मक परीक्षाओं को साथ साथ प्रयोग में लाया जाता है। स्मृति शिक्षण के गुण। पहला है, इस स्तर का शिक्षण अधिगम छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। वस्तुतः ऐसे प्रत्यय होते हैं इसमें जिसमें केवल रटकर ही ज्ञान व अनुभव में वृद्धि की जा सकती है, जैसे कि गणित में गिनती, पहाड़ी, हिंदी में वर्णमाला आदि को याद करना। दूसरा है, कुछ पाठ्य विषयों की पाठ्य सामग्री ऐसी होती है जिसको केवल रटना ही पड़ता है, जैसे कि विज्ञान विषयों में धातु के वैज्ञानिक नाम तथा सूत्र आदि। इसमें शिक्षक को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, अतः वह पाठ्य सामग्री का नियोजन तथा प्रस्तुतिकरण स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है। इस स्तर पर प्राप्त ज्ञान बौद्ध स्तर व चिंतन स्तर के लिए आधार बनने में काम आता है। स्मृति स्तर के दोष। इस स्तर पर शिक्षण अधिगम अत्यंत निम्न कोटि या निम्न श्रेणी का होता है। यह बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि यह रटने पर बल देता है। यह बालकों के मानसिक विकास में सहायक नहीं है, ज्ञानात्मक विकास में तो सहायक है, यानी कि ज्ञान में तो वृद्धि करता है, लेकिन मानसिक क्रियाएं जैसे कि चिंतन, मनन, तर्क आदि का प्रयोग इसमें सहायक नहीं है। तीसरा है, चूँकि इसमें बालक रटकर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वे उसके अर्थ, प्रयोग आदि के से अपरिचित रहते हैं, अतः वे ज्ञान का वास्तविक जीवन में प्रयोग नहीं कर पाते। शिक्षक को ही शिक्षण प्रक्रिया की अधिकांश क्रियाएं स्वयं ही करनी पड़ती हैं, इसलिए उस पर अनावश्यक भार पड़ता है। पांचवा है, स्तर पर प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी नहीं रहता, क्योंकि रटकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो अधिक स्थायी नहीं रहता। कुछ समय के बाद बच्चा भूल जाता है या इंसान भी भूल सकता है। दूसरा है हमारा बौद्ध स्तर का शिक्षण यानी कि टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। बौद्ध का अर्थ साधारण शब्दों में समझना होता है। यह शिक्षण के स्तरों में मध्य स्तर है। इनमें भी वे छात्र सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी बुद्धि विकासशील होती है तथा जो स्मृति स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद उन्हें शिक्षण के बौद्ध स्तर की ओर ले जाया जाता है। इसमें बालकों को रटने के बजाय टॉपिक के सभी पहलुओं को बारीकी से समझाया जाता है, जिससे बालक प्रकरण के विभिन्न पहलुओं को समझकर उसके बीच में अंतरों को समझ पाता है। इस स्तर के शिक्षण के दौरान प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन पर अधिक बल दिया जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए अधिक होता है या प्रयोग इनके लिए ही अधिक किया जाता है। बौद्ध स्तर शिक्षण का प्रतिमान। इस शिक्षण प्रतिमान को विकसित करने का श्रेय मॉरिसन को जाता है, अतः इसे मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। इसके 4 पक्ष हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है संरचना, तीसरा सामाजिक प्रणाली और चौथा मूल्यांकन प्रणाली। पहला है उद्देश्य। मॉरिसन के मतानुसार बौद्ध स्तर के शिक्षण को मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट पर अधिकार या मास्टरी करवाना है। बौद्ध स्तर के शिक्षण में शिक्षक पाठ्यवस्तु के स्वामित्व पर बल देता है ताकि विद्यार्थी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन यानी कि वांटेड चेंज हो जाए। यह प्रतिमान विचार केंद्रित यानी कि आइडिया सेंटर्ड है। इस स्तर पर पहुंचने की शर्त है कि स्मृति शिक्षण का स्तर पार कर लेना चाहिए। बी यानी कि संरचना सिंटेक्स। मॉरिसन महोदय ने इस पक्ष को 5 भागों में बांटा है। पहला है अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन। इस चरण में शिक्षक छात्रों की प्रवेश स्तर के व्यवहार
यानी कि पूर्व ज्ञान को जानने की कोशिश करता है। इसमें शिक्षक को यह पता चल जाता है कि शिक्षण कहाँ से शुरू किया जाए। दूसरा है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। विषय वस्तु का अवलोकन किया जाता है और छात्रों के साथ संपूर्ण इकाई यानी कि यूनिट की संरचना पर चर्चा की जाती है। शिक्षक पाठ्य वस्तु को लघु इकाइयों यानी कि छोटी छोटी यूनिट्स में बांटकर क्रमबद्ध रूप से ज्ञान प्रदान करता है तथा छात्रों का निदान भी करता है कि क्या छात्रों को पाठ्यक्रम का बोध हुआ या नहीं। शिक्षक पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति उस समय तक करता रहता है जब तक अधिकांश छात्रों को समझ में नहीं आ जाता। तीसरा है आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन। इस चरण में छात्र विषय वस्तु का गहन अध्ययन करते हैं और उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करते हैं जिसका शिक्षक उन्हें अवसर देता है ताकि वे प्रत्येक कॉन्सेप्ट पर अधिकार प्राप्त कर सकें। इसके लिए वे प्रयोगशाला व पुस्तकालय में जाकर स्वयं कार्य करके भी देख सकता है। आत्मसातकरण के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों का सुपरविजन भी करता है तथा ज़रूरत पड़ने पर उन्हें निर्देशन यानी कि इंस्ट्रक्शन भी देता है। चौथा है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। जब विद्यार्थी पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व यानी कि मास्टरी प्राप्त कर लेता है तो वह उस ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उस अर्जित ज्ञान या पाठ्य वस्तु को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का भी प्रयास करते हैं। पांचवा है वर्णन करना, अनुवाचन या रेसिटेशन। इसमें छात्र उस विषय या पाठ्य वस्तु की मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षक व अपने सहपाठियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो उनके द्वारा सीखी गई है। वे संपूर्ण विषय वस्तु पर दोबारा चर्चा करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर लिखित रूप में भी वे इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका तीसरा पद है सामाजिक प्रणाली। इस स्तर पर शिक्षण में शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह तानाशाह की तरह व्यवहार न करके बल्कि उसका शिक्षण कार्य लोकतांत्रिक रूप में हो। उसका मुख्य कार्य है विद्यार्थियों को लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्राप्त करने में मार्गदर्शन करना तथा इसके लिए उन्हें प्रेरित करना। इसके लिए शिक्षक के व्यवहार में लचीलापन, गतिशीलता, मानवीय संवेदना आदि गुण होने चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थी मन लगाकर शिक्षक के अनुदेशों को ध्यान से सुनते हैं और उनके निर्देशानुसार काम भी करते हैं। चौथा पद है मूल्यांकन प्रणाली यानी कि सपोर्ट सिस्टम। मूल्यांकन प्रणाली द्वारा इस स्तर के शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है और पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इसके लिए अध्यापक अभिक्रमित अधिगम कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम्ड लर्निंग का भी प्रयोग कर सकता है। वह निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा यह जानने की कोशिश करता है कि विद्यार्थियों ने नई पाठ्य वस्तु का कहाँ तक अधिगम किया है तथा उसके संबंध में उनका बोध स्तर कहाँ तक पहुँचा है, यानी कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा है और कहाँ तक उनका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो पहुँचा है। ऐसे स्वामित्व वर्णन मास्टरी रेसिटेशन को इस स्तर के मूल्यांकन का श्रेष्ठ प्रमाण माना जाता है। बहुत स्तर के शिक्षण के गुण। इस स्तर के शिक्षण से विद्यार्थियों को अधिक स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। इससे विद्यार्थी पाठ्य वस्तु को रटकर नहीं बल्कि उसे समझकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, अतः वे इस ज्ञान का व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना भी सीखते हैं। इसके द्वारा विद्यार्थी अपनी बुद्धि व विचार शक्ति का प्रयोग कहीं अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। इसमें पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाता है जिससे अनेक उनके पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान ही चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए आधार बेस का काम करता है। बौद्ध स्तर के दोष। बौद्ध स्तर का शिक्षण विषय केंद्रित होता है। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया नहीं होती। इस स्तर के शिक्षण में अभिप्रेरणा का स्रोत बाह्य होता है। इसमें विद्यार्थियों के भावनात्मक क्रियात्मक पक्षों का विकास न होकर केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास होता है। इस स्तर के शिक्षण में मानवीय व्यवहारों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें केवल स्वामित्व अधिगम यानी कि मास्टरी लर्निंग पर ही बल दिया जाता है। पूरी कक्षा का आकांक्षा स्तर ऊपर उठाने का प्रयास नहीं किया जाता। शिक्षण का हमारा तीसरा स्तर है चिंतन स्तर यानी कि टीचिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। इसे मनन स्तर का भी शिक्षण कहा जाता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वोच्च स्तर है। यह स्मृति स्तर व बोध स्तर की तुलना में अधिक विचार युक्त या थॉटफुल तथा उपयोगी होता है। इस स्तर पर विद्यार्थी तभी अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकता है जब वह स्मृति स्तर और बोध स्तर अर्जित किए हो।
चिंतन स्तर इन पूर्व स्तरों का मिश्रण है। यदि पूर्व स्तरों पर शिक्षण अधिगम में कमी हो तो स्तर पर शिक्षण अधिगम करना असंभव है। मॉरिस बिगे के अनुसार चिंतन स्तर का शिक्षण ऐसा कक्षा वातावरण बनाने का प्रयास करता है जो कि अधिक सजीव और उत्साहवर्धक हो, अधिक आलोचनात्मक व गहराई तक ले जाने वाला हो तथा ताज़ी और मौलिक सोच के लिए अधिक खुला हो। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थियों को वास्तविक समस्याओं का समाधान करने के सक्षम बनाया जाता है। इसमें विद्यार्थी को स्वयं ही तर्क, कल्पना व चिंतन करने के सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह शिक्षण प्रयुक्त किया जाता है। चिंतन स्तर के शिक्षण में शिक्षक विद्यार्थियों को अपना बौद्धिक विकास करने का अवसर प्रदान करता है तथा उसकी सृजनात्मक शक्तियों का विकास करता है। इसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष ऐसी समस्याएं उत्पन्न करता है जिससे विद्यार्थियों में मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, क्योंकि वे स्वयं से प्रेरित होकर उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान, इसके प्रवर्तक हंट हैं, अतः इसे हंट शिक्षण प्रतिमान भी कहते हैं। इसके 4 पक्ष हैं। पहला है उद्देश्य। इस शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण अधिगम के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना। इसमें 4 पक्ष हैं। पहला है उद्देश्य। इस शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण अधिगम के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। पहला है विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना। दूसरा है विद्यार्थियों की स्वतंत्र तथा मौलिक चिंतन शक्ति का विकास करना। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन का विकास करना। संरचना, यह उसका दूसरा पद है। इस शिक्षण की संरचना का स्वरूप व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों ही प्रकार की प्रकृति रखता है। इसमें प्रमुख 4 सोपान हैं। प्रथम सोपान, इसमें शिक्षक विद्यार्थियों के सामने समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न या पैदा करता है। दूसरा सोपान है, इसमें विद्यार्थी समस्या समाधान के लिए नई नई उपकल्पनाएं बनाते हैं। कभी कभी 2 समस्या समाधान के लिए 1 से अधिक उपकल्पनाएं भी बनाई जा सकती हैं। तीसरा सोपान, इसमें विद्यार्थी उपकल्पनाओं की पुष्टि के लिए आवश्यक तथ्यों व आंकड़ों को इकट्ठा करता है। इन आंकड़ों व तथ्यों के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि बनाई गई उपकल्पनाएं समस्या समाधान में सहायता कर सकती हैं या नहीं। चौथा सोपान है, इसमें उपकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है और इसी परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो कि विद्यार्थियों के मौलिक विचार होते हैं। यानी पहले अध्यापक एक समस्या को बच्चों के सामने रखेगा, बच्चे उस समस्या का समाधान निकालने के लिए तरह तरह के विचार रखेंगे और उन विचारों की सहायता से उसका अगर वो समाधान निकाल पाते हैं तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो उनका ओरिजिनल थॉट होगा जिससे उन्होंने समस्या का समाधान किया है। और इसमें कई बार एक समस्या को समझाने के अलग अलग तरीके भी निकल आते हैं। इसका तीसरा पद है सामाजिक प्रणाली। चिंतन स्तर में कक्षा का वातावरण खुला और स्वतंत्र होता है। इस स्तर पर विद्यार्थियों का स्थान मुख्य और शिक्षक का स्थान गौण होता है। इसमें शिक्षक के प्रमुख 3 कार्य होते हैं। विद्यार्थियों के सामने समस्या रखना या पैदा करना, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान वाद विवाद का आयोजन करना, विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर को ऊंचा उठाना। इसका चौथा पद है मूल्यांकन प्रणाली। चिंतन स्तर के शिक्षण की निष्पत्तियों के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट उपयोगी नहीं होते। विद्यार्थियों की क्षमता का उचित मूल्यांकन निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा ही उचित ढंग से लिया जा सकता है। इस स्तर पर परीक्षा लेते समय शिक्षक को निम्न तथ्य ध्यान में रखने चाहिए। उसे विद्यार्थियों की अभिवृत्तियाँ यानी कि एटीट्यूड तथा विश्वासों का मूल्यांकन करना चाहिए। अधिगम की क्रियाओं में विद्यार्थियों की संलिप्तता यानी कि इन्वॉल्वमेंट की जांच करनी चाहिए। विद्यार्थियों की आलोचनात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं का विकास किस सीमा तक हुआ है, इसकी जांच करनी चाहिए। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में शिक्षक की भूमिका डेमोक्रेटिक होती है। वह विद्यार्थियों पर ज्ञान थोपता नहीं बल्कि उनमें योग्यताओं का विकास करता है और विद्यार्थी भी सक्रिय रूप से शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस स्तर के शिक्षण में विषय वस्तु पूर्व नियोजित तथा व्यवस्थित न होकर परिस्थिति केंद्रित होती है। चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम के लिए कुछ सुझाव हैं। हंट महोदय ने इस स्तर के शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। इस स्तर पर शिक्षण तभी होना चाहिए जब विद्यार्थी स्मृति स्तर व बोध स्तर की परीक्षा पास कर ले। इसमें शिक्षक चारों सोपानों का दृढ़तापूर्वक अनुकरण करना चाहिए।
अधिगम के लिए विद्यार्थी समस्या के प्रति संवेदनशील हो तथा शिक्षक समस्या आवश्यकता उत्पन्न करे। शिक्षक विद्यार्थी का समस्या में संलिप्त होने के लिए उनका आकांक्षा स्तर ऊंचा उठाए। शिक्षक समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करे जिससे विद्यार्थियों में मौलिक सृजनात्मक चिंतन का विकास हो। विद्यार्थी समस्या को ठीक से समझे ताकि वे उपकल्पनाओं का निर्माण कर सकें। चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के गुण। इसमें शिक्षण अधिगम विद्यार्थी केंद्रित होता है, न कि शिक्षक केंद्रित अथवा विषय केंद्रित। इसके शिक्षण बोध स्तर व स्मृति स्तर की तुलना में अधिक उपयोगी व विचारयुक्त होता है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम से विद्यार्थियों में समस्या समाधान की योग्यताओं का विकास होता है। इसमें शिक्षण विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया होती है। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दोष। यह केवल उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए ही उपयुक्त है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। इसमें पाठ्यवस्तु के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध न होने से विद्यार्थी क्रमबद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें किसी निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण नहीं किया जाता।